Democracy English Medium. Today we are going to discuss about chapter number 2nd, that is why democracy, what is democracy. Today our topic is broader meaning of democracy. We have understood a lot about democracy. Now we are going to understand the broader meaning of democracy. Okay, so let's start. In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and a descriptive sense. We have understood that democracy is a form of government. This is where the defining democracy helps us to identify a clear set of new features that a democracy must have. The common form of the democracy takes in our time is a representative democracy. देखो इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी को जो समझा है वो एक सिंपल वे के अंदर समझा है, लेकिन हमें इसे क्लियरली समझने के लिए कुछ इसके फॉर्म्स को समझना पड़ेगा. जैसे एक फॉर्म होता है डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम कुछ पार्टीज को या कुछ चुनिंदा लोगों को चुन लेते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चुनाव लड़ती हैं और हम फिर उनको क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं. ओके, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, जैसे कि विधायक होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, या हमारे क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या हम सबको रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं. जैसे आप देखें तो मेयर होते हैं हमारे, ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर वगैरह होते हैं, तो ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो इसमें जो डिसीजन है सभी डिसीजन लोगों के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में नहीं है, या हमसे कोई इसमें राय नहीं ली जाती, हमसे कोई मशवरा नहीं किया जाता. कुछ चुनिंदा लोग बैठते हैं और वही मीटिंग्स लेते हैं, वही मशवरा करते हैं और उन्हीं की मीटिंग के आधार के ऊपर जो बात होती है वो तय कर ली जाती है. हालांकि होना ये चाहिए था कि हम सबको बिठाया जाना चाहिए, ओके, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के अलावा हम सबको भी वहां पर मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए और हम सबसे भी राय ली जानी चाहिए, क्योंकि फैसला जो हो रहा है वो हमारे बारे में हो रहा है, ये जो डिसीजन लिए जा रहा है वो हमारे बारे में, आम जनता के बारे में लिए जा रहे हैं. लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो काफी एक बड़ी कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सभी लोगों को बुलाना संभव नहीं होता है. अब इसके अलावा सभी लोगों का इंटरेस्ट भी उस चीज के अंदर नहीं होता है कि वो उस मीटिंग को अटेंड करें, आए. ओके, तो इसलिए हमने इसका एक शॉर्टकट तरीका अपनाया है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर हम हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, ओके, और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर हमारे बारे में फैसला करता है, ओके, या उस बात को पार्लियामेंट में रखता है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में रखता है, यानी विधानसभा के अंदर रखता है, या फिर यदि नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला है तो उसको जो है वहां पर रखा जाता है. यदि वो मेयर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उस चीज को रखता है, वहां से रिलेटेड है. तो इसके फंक्शंस हमने डिटेल में पढ़े हैं लास्ट लेसन्स में कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या फंक्शंस होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या वर्क होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या काम होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, और इसके अलावा जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है. तो ये हम पढ़ चुके हैं. तो देखिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये कहीं ना कहीं इसको हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, लेकिन ये शॉर्टकट है. इसके तहत हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, वो हमारे लिए काम करता है या हमारे लिए ही वो अपने ऑफिस के अंदर होता है. हमारी कोई सी समस्या हम उनको नोट करवा सकते हैं या उनके पीए को नोट करवा सकते हैं. If we take this idea seriously, then no country in the world is democracy. Yet an understanding of democracy is the ideal demands of why we value democracy. It is unable to judge an existing democracy and identify weakness. देखिए, अगर हम इस तरीके से डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टिंग्विश करने लगे, या हम ये कहने लगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो असल मायनों में डेमोक्रेसी नहीं है, ओके, तो इस तरीके से तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी, ओके, क्योंकि दुनिया के अंदर जो सभी देश है वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं होती कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अलावा किसी दूसरी फॉर्म ऑफ जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो वहाँ पर लागू की जा सके. तो इस तरीके से तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ओके. तो इस लेसन के अंदर हमें डेमोक्रेसी के यहाँ तक की लिमिट ही पढ़ना है, बाकी आगे 10th
क्लास के अंदर हम डेमोक्रेसी के बारे में और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये देखें, यदि अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं जहां पर डिसीजन डायरेक्टली लिए जाते हैं, तो जो ग्राम पंचायत है वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। वहां पर क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं उसमें सभी विलेजेस के लोगों को बुलाया जाता है, एक पंचायत लगाई जाती है और पंचायत में फिर जो गांव से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेना है या कहीं कुआं खुदवाना है या कहीं कोई सा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके बारे में सबको बताया जाता है, सबकी राय ली जाती है। तो ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ओके, तो ये वहां पर लागू होता है या उन देशों में लागू हो सकता है या उन एरिया में लागू हो सकता है जिन देश की या जिन एरियाज की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जैसे विलेज की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। लेकिन ये सिटीज के अंदर लागू नहीं हो सकता, शहरों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और सभी को एक ही टाइम एक ही समय पर बुलाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सबके जो वर्क होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। गांव के अंदर जो सभी के वर्क है लगभग सेम होते हैं, 90% के यदि हम वर्क की बात करें तो लगभग सेम होते हैं, जो खेती का काम वगैरह वो करते हैं या जो है मिल्क फार्मिंग वगैरह वो करते हैं। ओके, तो वहां पर पॉसिबल होता है। इसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी यदि हम बात करें नेशनल लेवल पर भी ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हालांकि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है, पूर्णतः हम इसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी भी कुछ कमियां हैं, इसकी भी कुछ खामियां हैं। जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें जब हमारे बारे में डिसीजन लिए जा रहा है लेकिन हमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। लेकिन फिर भी ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है, ये मोनार्ची रूल या डिक्टेटरशिप इन सबसे बेहतर है, इन सबसे अच्छी है। ओके, दिस आल्सो मींस दैट नो कंट्री इज परफेक्ट। The features of the democracy that we discuss in this chapter provide only minimum condition of democracy. अब देखिए, हम ये भी कह सकते हैं इससे कि दुनिया के जितने भी सब देश हैं वो परफेक्ट पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। और इसके अलावा डेमोक्रेसी के बारे में हमने इस जो चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है वो मिनिमम कंडीशन हमने डिस्कस की है डेमोक्रेसी की। ओके, दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। एवरी डेमोक्रेसी हैज ट्राइड टू रियलाइज द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ओके, जो हमने डेमोक्रेसी की कंडीशन यहाँ पर डिस्कस की है वो एक आइडियल डेमोक्रेसी की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में यह प्रयासरत रहना चाहिए कि जो हमारी खामियां हैं, जो हमारे डिमेरिट्स है, उसको हम उसको ओवरकम करें, उस पर काम करें और कुछ ऐसी गवर्नमेंट या कुछ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और ज्यादा हम निखारें और ज्यादा उभारें। Okay, this cannot be achieved once for all. This requires a concerted efforts to save and restrain democratic forms of decision making. What we as the citizen can make a difference to making our countries or more or less democratic. This is the strength and the weakness of democracy. The fate of the country depend on just what rulers do, but mainly on what we as citizens do. तो देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कंट्री की खामी भी हो सकती है और खूबी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन है वो कुछ चुनिंदा लोग ले रहे हैं, लेकिन आखिर में जो अंत में फैसला होता है वो जनता जनार्दन का होता है, जो सिटीजन्स का होता है वहाँ के। तो कहीं ना कहीं जो कंप्लीट डेमोक्रेसी है या इसके अलावा जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, तो हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत जो है हम हैं। यदि हम ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनके जो डिसीजन है वो हमारे हित में नहीं होंगे। तो यदि हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे अंदर स्किल है, हम डेमोक्रेसी को जानते हैं, समझते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए, वो हमारे हक में डिसीजन करेगी। ओके, हमारे अधिकारों की बात करेगी। और यदि हम अनअवेयर हैं अपनी ड्यूटी से या डेमोक्रेसी के बारे में हमें नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन हो रहे हैं वो भी हमारे फेवर में नहीं होंगे। Okay, that's the what the distinguish democracy from other government. Other forms of government like monarchy, dictatorship, and one-party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, the most of the non-democratic government would like citizens do not take part in the politics. तो देखिए, डेमोक्रेसी ये कहना चाहिए कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने जो रूलर्स है उसको चुनते हैं, और भले ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो उसमें हमें अधिकार होता है कि हम हमारे रूलर्स को चुने। और यहाँ पे ये मोनेसी रूल और डिक्टेटरशिप इन सबसे बेहतर है या वन पार्टी रूल से बेहतर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन है वो सिटीजन ले रहे हैं।
ओके। और इसके अलावा जो सिटीजन होते हैं, जो कॉमन मैन होता है, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर परफॉर्म कर सकता है, मतलब पॉलिटिक्स में वो खड़ा हो सकता है। देखिए यदि कोई पार्टी उसको नहीं ले रही है तो वो बिना किसी पार्टी के भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। इनफैक्ट मोर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन टू नॉट टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। तो देखिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो अजनबी व्यक्ति या अननोन व्यक्ति होता है वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, या यूं कहना चाहिए हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसके अंदर भी जो व्यक्ति है जिसको कोई पार्टी नहीं ले रही वो भी पॉलिटिक्स में परफॉर्म कर सकता है और वो भी निर्दलीय खड़ा हो सकता है, ओके। But democracy depends on active political participation or by all the citizens. That's why a study of democracy must focus on democratic politics. Okay, तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ये खूबी भी कह सकते हैं हम कि वहाँ पर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए वर्क करता है, हमारे लिए ओपन होता है उसका ऑफिस। और इसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर सभी को अधिकार होता है कि वो पार्टिसिपेट करें, चाहे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है लेकिन ऑल ऑफ द सिटीजन वो फ्री है, वो चाहे तो निर्दलीय खड़े हो सकते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ हर कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। जहाँ वन पार्टी रूल होता है वहाँ केवल एक ही पार्टी को मौका दिया जाता है, ओके, और बाकी जो लोग हैं उस देश के वो पॉलिटिक्स में परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी इंडिया जैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो एक से ज़्यादा यहाँ पर पार्टी है, बहुत सी रीजनल पार्टी है, बहुत सी नेशनल पार्टीज है। इसके अलावा भी एक मौका हमें मिलता है यहाँ पर कि हम निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं यदि हमें कोई पार्टी अलाउ नहीं करती है पार्टिसिपेट करने के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ओके। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये कंप्लीट हो गया है। आज हमने ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।